अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वक़ार अहमद। मैं आपको खुशामद कहता हूं अपने रोज़ाना के पॉडकास्ट आज की मगरबी दहशतगर्दी में, जहां पे हम जायज़ा लेते हैं दिन भर में रोनुमा होने वाले मगरबी इस्लामियत दहशतगर्दी और मुनाफ़िक़त के वाक़यात का। आज की जो पहली सुर्ख़ी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो ईरान और इसराइल की जंग की है कि हमें अभी भी खबर मिली है कि ईरान ने अब जो अमरीकी अस्करी अड्डे हैं कतर के अंदर, उनके ऊपर अपने मिज़ाइल्स दागे और वहाँ पे जो मौजूद अल उदेद एयरबेस है अमेरिका की, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करी है, जिसके नतीजे में जो तमाम मिसाइल्स थे जिनको बताया कि कुछ 6 से 10 थे, उनको हवा में ही तबाह कर दिया है जो अमेरिकन एयर डिफेंस थी उसमें। और इस बात का भी एक अंदिया दिया जा रहा है कि ईरान की हुकूमत ने पहले ही कतर की हुकूमत को और अमेरिका की हुकूमत को इस बात से वाकिफ़ कर दिया था कि आपके ऊपर हम हमला करने वाले हैं। अब कुछ दिनों पहले हमने एक इराक के जो अमरीकी अड्डा है अल असद बेस, उसके हमने एक एनालिसिस पेश करा था। हमने उसमें देखा था कि इन हमलों के नतीजे में जो अमरीकी अस्करी अड्डे हैं मशरिक़ वस्ती में वो खाली होते हुए आ रहे हैं। अमरीका जो है अपनी फ़ौज को पीछे करते हुए आ रही है। तो कुछ दिनों पहले हमने देखा कि इराक की एयरबेस थी वो खाली कर ली गई थी, और आज जो ईरान ने अब कतर में मौजूद जो अमरीकी अड्डा है उसके ऊपर हमला करा है। उसके बाद भी हमारे पास कुछ तस्वीर आई हैं जो कि कल की हैं, और जिसमें नज़र आ सकता है कि इन जो अस्करी अड्डों को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया है, और इनके अंदर अब कोई अस्करी साजो सामान रहा नहीं है जिसके ऊपर ईरान हमला कर पाता। तो एक एनालिसिस इस बात की बनती है, एक 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 मुनफरिद सी एक सालसी की पेशकश है शायद ईरान की जानिब से, कि जब ईरान के ऊपर ईरान के जो जौहरी तनसीबात हैं उनके ऊपर हमला किया गया अमरीका की जानिब से, लेकिन वहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, वहाँ पे कोई माली नुकसान नहीं हुआ। तो उसके नतीजे में अगर ईरान को जवाब देना ही था, अगर अपने अवाम के सामने उनको अपनी इज़्ज़त बचानी थी, तो उन्होंने उसके नतीजे में एक इस तरह का हमला करा है अमरीका के ऊपर कि अमरीका को वो काबिल कबूल हो और काबिल बर्दाश्त हो। उसके नतीजे में अब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है, जिसमें उन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया है ईरान का, और यह बोला है कि उनको जो गुस्सा निकालना था शायद अब निकाल लिया। अब हमारी तरफ से जो मामला थे वो ख़त्म हो चुके हैं, और अनलेस के अब ईरान हमारे ऊपर कोई मज़ीद हमला करे तो हम हमले नहीं करेंगे। तो ये सालसी की पेशकश थी। कल हमने देखा कि चीन की तरफ से इस मामले को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी, शायद उसका नतीजा आज हमें पता चल रहा है कि अब अमेरिका जो है शायद इस मामले से 2 कदम वापस पीछे ले रहा है। आज की जो पहली सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो अल जज़ीरा की जानिब से है कि अल जज़ीरा में एक रिपोर्ट आती है कि ईरान की हुकूमत ने अब ये मौक़िफ़ अख्तियार कर लिया है कि चूँकि इसराइल ने हमारे जौहरी तनसीबात पे मुसलसल हमले करे हैं, तो हम अब तेल अवीव पे और जो इसराइल के दीगर शहर हैं, उस पे हमलों की नौयत अब हम बढ़ा देंगे। इसके नतीजे में आज सोशल मीडिया पे कुछ क्लिप्स आती हैं तेल अवीव में बसने वाले लोगों की, जहाँ पे वो बता रहे हैं कि एयर सायरन बज रहे हैं और ईरान की जानिब से हमारे ऊपर हमला होता है। ताहम अब तक इसकी कोई तख़मीना पता नहीं चला है, कोई नौयत पता नहीं चली है इन हमलों का क्या नुकसान अब तक पहुँचा है इसराइल को। लेकिन इसराइल की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं मुसलसल ईरान के ऊपर, उसका हमारे पास कुछ क्लिप्स आई हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी शहीद बिश्ती यूनिवर्सिटी, उसमें मौजूद एक हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स पे हमला किया जाता है इसराइल की जानिब से। वो कोशिश की जाती है बिल्कुल उसी तरीके से, उसी तरह से जिस तरह से गज़ा के अस्पतालों को तबाह कर दिया गया है, उसी तरह से अब तेहरान के अस्पतालों पे इसराइल बेदरबा वॉर कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास फुटेज आती है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक तेहरान का एक बड़ा जेल इवन प्रिजन, उसके ऊपर इसराइली हमला होता है, वहाँ की दीवारों को तबाह कर दिया जाता है, और वहाँ के जो बसने वाले कैदी थे, वहाँ के जो बसने वाले जराइम पेशा अनासर थे, उनको फ़रार होने का मौका दिया जाता है इसराइल की जानिब से। उसके कुछ घंटों के बाद मगरबी चूरन बिकना शुरू हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स पे एक आर्टिकल आता है जहाँ पे बताते हैं कि इवन प्रिजन क्या था। इवन प्रिजन पे एक एक तरह से एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो सिर्फ एक ऐसा जेल था जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखा हुआ था, उन लोगों को रखा हुआ था ईरान की हुकूमत ने, जो कि हुकूमती साजिशों में मुलव्वस थे। जबकि इस बात की हकीकत छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती कि इस जेल को जो बनाने वाले हुकूमत थी, वो ईरान की मौजूदा हुकूमत नहीं थी, बल्कि 1971 में वो वाली हुकूमत थी, जो कि मगरबी एक ग़ुलाम थी, जो कि इस जेल को पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रखने के लिए इस्तेमाल करती थी। वहाँ पे जो वकील थे उनको वो सहाफ़ियों को बंद रखने के लिए करते थे ताकि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ना बोलें। अब यही जेल जब अब ईरान अपने हुकूमती दुश्मनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है, तो अब मगरबी मीडिया को बुरा लग रहा है। उसके साथ साथ न्यूयॉर्क टाइम्स इस बात का भी एक अंतिया देता है कि इस जेल के अंदर जो अमरीकी कैदी थे और फ्रांसीसी कैदी थे और जो मगरबी दुनिया के जो दहशतगर्द थे, जो उनके जासूस एजेंसियों से मुलव्वस लोग थे, ईरान ने उनको इस जेल में बंद करा हुआ था,
और इस बात को वो बताते हैं कि देखो हमारे लोगों को यहाँ पे बंद करा हुआ है। लेकिन यही न्यूयॉर्क टाइम्स है जो कि इस बात की खबर नहीं देता कि फ्रांस में एक मुसलमान बंदे को जिसका नाम जॉर्ज इब्राहिम अब्दुल्ला है, उसको 40 साल से फ्रांसीसी हुकूमत ने ज़बरदस्ती जेल में कैद रखा हुआ है और ग़ालिबन उसका ताल्लुक लिबनान से है। और इस बात के बावजूद कि फ्रांस की जो अदालतें हैं वो बार बार इस बात के हुक्म दे रही हैं फ्रांस की हुकूमत को कि आप इस बंदे को जाने दो, उन्होंने 40 साल से उसको मुसलसल तौर पर कैद में रखा हुआ है। ये जो हकीकत है वो न्यूयॉर्क टाइम्स आपको नहीं बताएगा। उसकी अगली सुर्खी जो आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो एक ईरानी मजलिस शुरा की है कि ईरान की पार्लियामेंट में एक करारदाद अभी शामिल की गई है, उसको डिस्कशन के लिए अप्रूव कर लिया गया है, जहाँ पे इस बात का मौक़िफ़ अख्तियार कर रहा है कि ईरानी हुकूमत अब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से कतई ताल्लुक़ कर लेगी और उनके साथ अब किसी भी किस्म के कोई सर्वेलेंस कैमरा शेयर नहीं होंगे, उनको इंस्पेक्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी और किसी भी किस्म के जो ईरानी जौहरी तनसीबात हैं उन पे इस मगरबी जो ये एजेंसी है इनको आने नहीं दिया जाएगा। अब अगर आप इसका एनालिसिस लें तो आपको नज़र आएगा कि पिछले कुछ 15 सालों से मुसलसल एक ईरान के साथ जौहरी डील की बात की जा रही है। उसका हमेशा मतन यही होता है कि मगरबी दुनिया की जो एजेंसी है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसको ईरान में आने की इजाज़त मिलती है और वहाँ पे आके वो जायज़ा लेते हैं और पता लगाते हैं कि क्या वाकई में ईरान एक जौहरी हथियार बना रहा है या नहीं बना रहा। अब उनकी हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ नया आ रहा है कि हम इस तमाम इंस्पेक्शंस को बंद कर देंगे, जिसके नतीजे में जो आगे हाल में जाके कुछ अगर डील्स हो सकती हैं न्यूक्लियर डील, उनके ऊपर कुछ सवालात उठ सकते हैं इस बात के। और ये एक ऐसा मौक़िफ़ है जो कि अमरीकी हुकूमत को और मगरबी दुनिया को पसंद नहीं आएगा। इसकी अगली सुर्खी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ वो अब चाइना से है कि अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के जो मुस्तकिल मंदूब हैं मिस्टर फू कोंग, उनका कहना ये आया है कि अमेरिका ने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी साख को तबाह करा है ईरान के ऊपर हमला करके और एक तरह से एक नज़रिया दिया है अमेरिका को गिराने का कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ मशरिक़ वस्ता के हालात को ख़राब करा है, अब आप पीछे हो जाएँ। अब उसके साथ-साथ ये भी अनाउंस किया गया है कि रूस ने, पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलके एक यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश करी है, जिसके तहत कोशिश की जाएगी बैनुल-अक़वामी तौर पे कि इस जो खित्ते में जो कि हालात ख़राब हो चुके हैं, उनको थोड़ा-सा ठंडा किया जा सके। अब उसके नतीजे में अमेरिकी जो मीडिया है, ख़ासतौर पे न्यूयॉर्क टाइम्स, दोबारा से एक भड़कता उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, जहाँ पे साफ-साफ चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है कि चाइना अभी आके हमसे ये बोल रहा है कि अमेरिका ने हमला करा ईरान के ऊपर, ये गलत करा, लेकिन चाइना जो कि तेहरान से, ईरान से मुसलसल तकरीबन अब का आधा से ज़्यादा तेल खरीदता है, वो अब ईरान को पैसे दे रहा है ताकि ईरान अपने जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो उनके कोट अनकोट दहशतगर्द ग्रुप्स हैं, उनको चाइना जो है सपोर्ट दे रहा है। तो एक तरह से मगरबी दुनिया की जानिब से अब इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, ईरान के ऊपर नहीं, पाकिस्तान के ऊपर नहीं, बल्कि अब चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगना शुरू हो रहे हैं कि अब तुम लोग जो कि हमास को, हिज़्बुल्लाह को और हूतीस को पैसे दे रहे हो। और एक तरह से एक रविश बनाई जा रही है अमेरिकी मीडिया की जानिब से कि अब चाइना है जो कि बड़ा दुश्मन है, अब चाइना है जो कि दुनिया भर में दहशतगर्दी को परवान चढ़ा रहा है और दहशतगर्द ग्रुपों को पैसे पहुँचा रहा है। अब जो अगली खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मिस्टर अब्बास अराग़ची, वो अब रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में पहुँच गए हैं। वहाँ पे उन्होंने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से एक लंबी मुलाकात करी है और एक तरह से ईरान के हुकूमत की जानिब से एक मुतहर्रिक कोशिश की जा रही है कि चूँकि अब अमेरिका जो है वो इसराइल की मदद करने पे आ गया है और इसराइल को हर तरीके से अस्करी इमदाद दे रहा है, इसराइल की जगह पे अपने जहाज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या मुमकिन तौर पे रूस और क्रेमलिन क्या इस तरह का कोई फ़ैसला ले सकते हैं कि वो ईरान की अस्करी मदद पहुँचाएँ? तो अब तक जो अंदिया आया है रूस की जानिब से वो यही आया है कि हम इसराइल के साथ और जो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात हैं उनको बैलेंस करके रखना चाहते हैं। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद, इस मुलाकात के बाद अगर कोई रविश चेंज होती है रूस की जानिब से, तो एक ये इंटरेस्टिंग सी चीज़ होगी, इसको हम फ़ॉलो करेंगे। आज की जो अगली खबर मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा वो छोटी सी खबर है कि यूक्रेन की दारकूमत कीव में रूस की जानिब से एक बड़ा एक एयर असॉल्ट होता है, जिसके अंदर जो कि यूक्रेन के मीडिया में बता रहा है कि ग़ालिबन 352 उन्होंने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, 11 बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करे हैं और 5 क्रूज़ मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके नतीजे में कुछ 10 हलाकतें हो चुकी हैं यूक्रेन की दारुल हुकूमत कीव में। और ये एक ऐसा हमला है जिसका बताया जा रहा है कि अभी 4 या 5 दिन पहले यूक्रेन की जानिब से जब हमला किया गया था रूस के ततारिस्तान के रीजन में,
वहाँ पे कुछ 14 निहत्तों को उन्होंने मौत की घाट उतार दिया था। वो एक मुसलमानों का एरिया था, मुसलमान का मेजोरिटी का एरिया था रूस का। और उसके नतीजे में अब उनके जो दारुल हुकूमत है कीव, उसके ऊपर रूस ने हमला करा है। अगली जो छोटी सी आपके सामने सुर्खी में पेश करना चाहूँगा, वो मगरबी दुनिया की गिरती हुई साख और गिरती हुई अखलाकियात की है। कि हमारे पास एक खबर आती है अमेरिका के जो सूबा है, अमेरिकी रियासत में मिशिगन से, कि वहाँ पे एक कॉन्ग्रीगेशन थी एक चर्च में, उनके एक बड़े तादाद में वहाँ पे ईसाई लोग जमा हुए हुए थे, इस तरह होते हैं संडे को। तो वहाँ पे एक 31 साल आदमी है, वो अपने बंदूक लेकर घुस जाता है और उसको, इससे पहले कि वो कोई एक मास शूटिंग कर सके, जो कि अब अमेरिका में एक मामूल बन चुका है। हर हफ्ते हमारे पास खबरें आती हैं कि इतने लोग मारे जा चुके हैं, इतने लोग मारे जा चुके हैं। कभी स्कूलों पे हमला होता है वहाँ पे, कभी वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ पे हमला होता है, कभी वहाँ के चर्च पे हमला होता है। तो ये एक लंबी चलती हुई कड़ी है जिसको मैं आपके सामने अब पेश करना चाहूँगा आहिस्ता आहिस्ता। हम देखेंगे कि मगरबी दुनिया की किस तरह से अखलाकियात ख़त्म होती हुई जा रही हैं और किस तरह से वहाँ पे मॉस शूटिंग से वहाँ पे दहशतगर्दी खुद अपने ही लोगों के अंदर वहाँ पे बढ़ रही है। आज की जो अगली सुर्खी मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा, वो अमेरिका की मुकामी सियासत से उसका ताल्लुक़ है। वहाँ पे जो सफ़ेद फार्म बालादस्ती है, वाइट सुप्रीमेसी है, उससे उसका ताल्लुक़ है जी। कि जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है जनवरी में, जब से उन्होंने एक कोशिश कर रहे हैं उनकी हुकूमत कि अमेरिका में जो बसने वाले वो सारे इंसान जो कि अमेरिका से ताल्लुक़ नहीं रखते, यानी कि जो कि गोरी नस्ल के लोग नहीं हैं, वो लोग जो कि साउथ अमेरिका से आए हुए हैं, वो लोग जो कि साउथ एशिया से आए हुए हैं, वो लोग जो कि अफ्रीका से आए हुए हैं, उनको मुल्क से बेदखल कर दिया जाए ताकि एक नज़रिया बनाया जा सके, एक नज़रिए को पुश किया जा सके कि ये जो अमरीकी सरज़मीन है वो सिर्फ़ गोरे लोगों के लिए, वो सिर्फ़ सफ़ेद बाम बालादस्ती के लिए। उसके नतीजे में हमारे पास कुछ सुर्खियाँ हैं जिसमें हमें नज़र आता है कि उनकी जो सबसे बड़ी एजेंसी है, इमिग्रेशन एंड कंट्रोल इन्फोर्समेंट, इसका काम है इन लोगों को बेदखल करना जो कि गोरे नहीं है वहाँ पे। उन्होंने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में एक पुराने जेल को, जो कि अब इस्तेमाल नहीं हो रहा जेल के मकसद मकासद से, उसको माइग्रेंट डिटेंशन सेंटर के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। यानी कि अब उन लोगों को जिन्होंने कोई कत्ल गारत नहीं करी, जिन्होंने कोई जुर्म नहीं करा, उन्होंने कुछ कानून को नहीं तोड़ा, उनकी सिर्फ और सिर्फ गलती ये है कि उनकी जो रंगत है वो शायद दबी हुई है, उनकी रंगत है वो शायद काली है, उन लोगों को ज़बरदस्ती इन जेलों में घुसेड़ा जाएगा। और वही तमाम मनाज़िर हैं जो कि हमने मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की पिछली सदारत में देखे, कि बच्चों को पिंजरों में बंद किया जा रहा था और जो घराने थे, छोटी फैमिलीज़ थी माइग्रेट्स की, उनको एक दूसरे से अलग करा जा रहा था। बच्चों को अपने माँ बाप से मिलने की इजाज़त नहीं थी। तो हमारे पास कुछ नई फुटेज आई है, कुछ नई खबरें आई हैं, खासतौर एसोसिएटेड प्रेस की जानिब से अमेरिका की, जहाँ पे इस बात को, खबर को तोड़ा जा रहा है कि ये जो डिटेंशन सेंटर्स बनाए लिए गए हैं, उसके अंदर ना लोग बाकायदा ठंडे पानी के, सॉरी, साफ़ पानी के लिए तरसे हुए हैं। कि वहाँ पे जो बड़े हैं वो वहाँ के बच्चों से लड़ रहे हैं कि किसी को इसमें पीने का साफ़ पानी तक मैसर नहीं है, उनको हैवानियत में रखा हुआ है, उनको गंदी हालत में रखा हुआ है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो गोरे नहीं हैं। उसके साथ-साथ हमारे पास द गार्डियन है, वो एक और खबर तोड़ता है, जिसमें पता चलता है कि एक 68 साल एक बुड्ढे को, जो कि जिसका ताल्लुक अमेरिका से नहीं था, जो कि अमेरिका में रह रहा था, उसकी जो असली सरज़मीन थी वो मेक्सिको की थी, वो गोरा नहीं था। तो उसको जब मुकामी पुलिस जेल से एक डिटेंशन सेंटर में मुंतकिल कर रही थी, तो रास्ते में दम तोड़ जाता है। उसको एक तरह से कत्ल कर दिया जाता है। अब एक मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस है, हमें नहीं पता कि मौत पुरस्कार आ रही है, किस तरह से हुई है। देखिए, हम इसको फॉलो करेंगे। हमें इन तमाम सुर्खियों को दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि मगरबी दुनिया की अखलाकियात और उनकी साख किस तरह से नीचे गिरते हुए आ रही है, कि अब हम इस तह से पहुँच चुके हैं कि जिनकी रंगत गिरी हुई है नीचे, जो कि गोरे नहीं है, जो कि अमेरिका से शायद उनके लोगों को पसंद नहीं आते, वहाँ के लोगों को, उनको ज़बरदस्ती वहाँ से बेदखल करा जा रहा है, उन लोगों को भी जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगियाँ वहाँ पे अमेरिका में गुजार दी हैं। एक वक्त था जब अमेरिका दुनिया भर में अपने इमदादी साजो सामान बांटा करता था, और आज का अमेरिका वो है जहाँ के अपने लोग उनके सड़कों पर रुल रहे हैं कि उनको खाना खाने के लिए दाल और रोटी की लाइनों में लगना पड़ रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स का एक इंटरेस्टिंग सा एक आर्टिकल आता है जहाँ पे वो रिपोर्ट करते हैं दो बहनों की कहानी, जो कि अमेरिका में रहती हैं, उनकी 75 साल उनकी उम्र है, कैंसर की सर्वाइवर्स हैं, और एक वक्त में कभी वो फैशन के मैगज़ीन एडिट किया करती थी, गाने गाया करती थी, और आज उनकी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है कि उनके पास पैसे ख़त्म, और उनको दाल और रोटी पे ज़िंदा रहना पड़ता है, सिर्फ अपना गुजारा करना पड़ता है। अब अमेरिका का सोशल सिक्योरिटी सिस्टम इतना टूट चुका है कि वहाँ के लोग
खैराती किचन्स पे डिपेंड कर रहे हैं, वहाँ के फूड स्टैंड्स पे डिपेंड करते हैं। और जो ये गरीब ख़ानदान है, जो गरीब ये छोटे-छोटे घराने हैं, उनको महीने में कुछ 4 किलो गोश्त, कुछ मछली के 4 कैन्स और कुछ सब्जियाँ दी जाती हैं, और इसके अलावा उनको कुछ और नहीं मिल पा रहा। और अब जब से मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है, उनकी कांग्रेस का इरादा ये है कि वहाँ के जो ये खैराती तंजीम है, उनसे कुछ $300 बिलियन जो उनको दिए जाते थे, वो मज़ीद कम करने हैं, उनको काटना है। इसका मतलब ये है कि ये जो इमदाद पे और खैरात पे चलने वाली अमरीका कौम है, वहाँ के जो गरीब तबका है, जो कि ऑलरेडी 60 से 70% वो फूड बैंक्स में जाते थे, काम भी करते थे, और उनको महीने में खाने के पैसे नहीं बचते थे। अब उनके साथ हालात और तंग होते जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी बात है कि अमरीकी जो एम्पायर है, इसका ज़वाल वो अस्करी क़ुव्वत से नहीं आ रहा, उसका ज़वाल टैंक से नहीं आ रहा, बल्कि उनका जो ज़वाल है वो तंदूरों से हो रहा है। कि जब अब एक सुपर पावर, एक मईशती सुपर पावर अपने ही बूढ़े लोगों को खाना नहीं खिला सकती, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस तामरीत का, इस एम्पायर का जो सूरज है, वो डूबता जा रहा है। यहाँ पे मैं अपने पॉडकास्ट का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया हो, और आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।